नमस्कार दोस्तों। संविधान की समझ एपिसोड 3 में मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एपिसोड 2 में अभी तक हमने पढ़ा है कि स्टेट, नेशन, सिटीजन और रिलेशनशिप क्या है। इनके बीच के कॉन्सेप्ट को भी समझा है और बीच के रिलेशनशिप को भी हमने समझा है। अब आगे हम विभिन्न विचारधाराओं को लेकर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके काफ़ी सारे मैसेजेज और ये ईमेल मुझे मिल रहे हैं और आप इससे मेरे से इतने दूर हैं, फिर भी आप इसके वीडियो को इतनी शिद्दत से देख रहे हैं और सारे वीडियो को आप समझ रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखिए, ये संविधान पढ़ने की बात सच में बहुत जटिल है और सबके लिए इसके लिए पेशेंस चाहिए, और इसलिए तो इतने वकील जज अभी तक इसके लगे हुए हैं। तो ये जटिल तो है, लेकिन आप लोग इस काम को बड़ी आसान बना रहे हैं। और देखिए ना, हम तकनीकी दक्षता भी धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं। अब हम आपको फुल स्क्रीन भी दिखा पा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए, आपको हर दिन कुछ नया ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो विभिन्न विचारधाराओं को लेगी, क्योंकि मैं संविधान में बीच बीच में प्रयोग करूँगा कि ये तो भाई लिबरलिज्म की बात है, ये तो लिबरलिस्ट थॉट के लोग बोलते हैं, ये तो सोशलिज्म के थॉट वाले लोग बोलते हैं, ये तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बात थी। तो ऐसा जब मैं बोलूँ तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आप इससे विचलित ना हो जाएं, आप बोलें कि ये क्या क्या बात हो गई। तो इसलिए मैं इसको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो आपको मैं लगभग अभी इस वीडियो में सारे विचारधाराओं को कवर करने का प्रयास करूँगा और आप लोग इसको देखिए। इसी में आप पहला आएगा कि ये लिबरलिज्म, यानी जो पहला आइडियोलॉजी है वो उदारवाद। ये उदारवाद क्या होता है? देखिए, ये उदारवाद वाले बहुत फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, ये बहुत बहुत रिजिड नहीं होते हैं। ये संविधान पर विश्वास रखते हैं, ये संवैधानिक वैल्यूज पर विश्वास रखते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुता पर बल देने वाले लोग होते हैं। और ये संविधान की अच्छी समझ रखते हैं। ये इंडिविजुअल राइट्स को बल देते हैं, ना कि ये समाज की कम्युनिटी के राइट को बल देते हैं, बल्कि ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता इनके लिए महत्वपूर्ण है। ये राइट्स जो है ना, ये राइट्स इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वही उसके व्यक्तिगत डेवलपमेंट यानी उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और ये इंडिविजुअल के राइट्स के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो ये उदारवादी लोग होते हैं। इन्हें सिंगल फैमिली, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेज ही है, इसे मानिए कि ये सिंगल फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं। ये संयुक्त परिवार में सोचते हैं कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति की फुल लिबर्टी नहीं हो पा रही है, तो ये सिंगल परिवार की ओर बल देते हैं। फिर ये मार्केट ये जो सम, ये मार्केटलिस्ट इकोनॉमी यानी बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, इस पर ये बल देते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग को बाजार को मुक्त कर देना चाहिए, स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई पर नियंत्रण बाजार का हो। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, इसलिए इन्हें लिबरलिस्ट भी कहा जाता है। और ये बात बता दी मैंने, ये माइंडसेट बहुत प्रोग्रेसिव रहता है, ये रिजिड नहीं होते हैं और ये समाज के जंजीरों को लगभग तोड़ देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज में लोग पुरानी कुप्रथाओं पर ही विश्वास करते रहें, समाज के बुराइयों को ढोते रहें और यहाँ कोई किसी का शोषण करता चला जाए। ऐसे सामंती विचारधाराओं को ये दरकिनार कर देना चाहते हैं, ये इन्हें साइड कर देना चाहते हैं। तो ये जो सामंती सोच है समाज की, वो उसको तोड़ना चाहते हैं। ये इनका विचार है। इनमें ये मानते हैं कि राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये मानते हैं कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, यानी राज्य आवश्यक बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि ये राज्य पुलिस का सहारा लेती है और लोगों पर नियंत्रण करती है, और इसलिए लेकिन राज्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य नहीं होंगे तो लोग कानून व्यवस्था के तहत आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। मैंने यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल का नाम आप लिख दिया है, इसमें थॉमस हॉब्स, चेस मिल और टी.एच. ग्रीन और भी बहुत सारे हैं तो कई सारे इस विचारधाराओं पर, एक एक विचारधाराओं पर कई सौ किताबें लिखी जा चुकी हैं वेस्टर्न, लेकिन उन्हीं में से मैं 3 को फिलहाल लाया हूँ।
और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल करिएगा तो मिल जाएगा। इसमें पहला है थॉमस हॉब्स। ये ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये राज्य के विकास पर ये काफ़ी किताब लिख चुके हैं। इनका मानना है कि भाई जो व्यक्ति है वो मूलतः स्वार्थी होता है और वो अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहता है और उसे उसकी राइट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसका उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। तो इसलिए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर आगे है ये जेस मिल। तो जेस मिल के बारे में आप सुने होंगे। ये यूके का सांसद भी रह चुका है। ये राइट्स पर बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं इनको सारे बातों को यहाँ क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि समय सीमा भी निर्धारित है। मुझे मोटा मोटी मूल बात को आपको बता देना है। फिर ये टी एच ग्रीन है। ये टी एच ग्रीन क्लासिकल ये उदारवाद के बाद के जो एमेंडमेंटल है, यानी संशोधनकारी उदारवाद है, उसके उस पीरियड के लोग हैं। देखिए, ये लिबरलिज्म को 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया जाता है। अब जब राजनीतिक विज्ञान के वैकल्पिक विषय पर आएंगे तो इन्हें क्लासिकल लिबरलिस्ट, एमेंडमेंटल लिबरलिस्ट और न्यू लिबरलिस्ट में विभाजित किया गया है। तो ये शास्त्रीय उदारवाद और ये संशोधनकारी उदारवाद और ये नव उदारवाद, तो ये उस युग के हैं जो एमेंडमेंटल हैं। ये इनका कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई ही नहीं, बल्कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई भी है। स्टेट इज ए नेसेसरी गुड, बिकॉज ये जो स्टेट है वो कल्याणकारी होता है, वो लोगों के लिए कार्य करता है, लोगों को रोटी चावल दाल खिलाने की बात करता है। इसलिए ये राज्य होना बहुत ज़रूरी है और ये राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। फिर आते हैं हम लोग ये सोशलिज्म की बात। ये समाजवाद, इनका लिबरलिस्ट से जो उदारवाद लोग कहेंगे ये ठीक उसका उल्टा कहेंगे। ये समाजवाद वाले लोग इंडिविजुअल राइट्स को नहीं बल्कि ये कम्युनिटी राइट को प्रीफर करते हैं। इनका मानना है कि ये सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट रदर देन इंडिविजुअल, यानी ये समाज ही महत्वपूर्ण होता है, ना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्योंकि हम लोग अपने खुद को समाज में खोजते हैं। लोग आप कहीं हैं तो आप सोचते हैं कि मैं क्या हूँ। आप कुछ किसी समाज, आप झारखंड के किसी कम्युनिटी से हैं, झारखंड के किसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने इतिहास को उस समाज में जाकर खोजने का प्रयास करते हैं। आप यदि ट्राइब से तो उस ट्राइबल सोसाइटी को आप झांकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं वो समाज का दिया हुआ है। इनका मानना है कि समाज बहुत महत्वपूर्ण होता है और समाज ही इंसान को बनाता भी है। वो समाज को वैल्यू, जो व्यक्ति की जो मूल है, व्यक्ति के जो मूल्य हैं वो समाज ही निर्धारित करता है। और व्यक्ति अपने परिवार से, उसके मूल्य जो है परिवार से विकसित होते हैं, उसके समाज से वो विकसित होता है, उसका जो स्कूल है उससे वो कुछ सीखता है, उसका जो यूनिवर्सिटी है उससे कुछ सीखता है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली कुछ बात नहीं होती है, बल्कि हमें तो सामूहिक स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए। हमें तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात करना चाहिए और समाज में सबको बराबरी का हक हो, इसके बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी इज एंड बट इंडिविजुअल इज मेन, यानी ये जो सोसाइटी है यही हमारा मेन लक्ष्य है। ये सोसाइटी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो उसका सिर्फ एक माध्यम भर है। हम लोग को समाज का विकास के बारे में सोचना चाहिए। ये इक्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंस, इनके लिए समानता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी ज़्यादा इन्हें समाज में समानता चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान संपत्ति का बंटवारा चाहिए, लोगों को बराबर का काम मिलना चाहिए और लोगों को कार्य के अनुरूप वेतन भी मिलना चाहिए, ये समाजवादी लोग कहते हैं। फिर समाजवाद का ये स्ट्री रूम है और ये है, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये है कार्ल मार्क्स। जी हाँ, यही वो शख्स हैं जो लगभग बुद्धिजीवियों के दिलों में लगभग 200 साल तक राज किए जा रहे हैं। तो ये मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म 1818 के आसपास हुआ, लेकिन इनका मृत्यु 1883 में। इन्होंने एक समाज को एक नए तरीके से समझना सिखाया। इन्होंने इतिहास को एक नए तरीके से पढ़ना सिखाया और इन्होंने समाज के मूल समस्या को बताते हुए कहा कि भाई समाज के समस्या का मूल जो आप सोचते हैं वो तो है ही नहीं। समाज की समस्या का मूल तो
उसके ढांचा में है, उसके स्ट्रक्चर में है। इन्होंने इन्होंने ये सुपर स्ट्रक्चर की बात कही कि भाई निचले पायदान में कुछ लोग हैं और ऊपरे पायदान में कुछ लोग हैं, और जो ऊपरे पायदान में जो लोग हैं वे नीचे वाले लोगों का शोषण करते हैं। इन्होंने बताया कि समस्या मूल इसके अर्थ में है, यानी संपत्ति में है, संपत्ति का रिजर्व करने से है। तो पूंजीवादी, इनका कहना है कि समाज समाज हमेशा क्लास में डिवाइड होता है। ये दो वर्गों में वर्ग विभाजित है, समाज दो वर्गों में विभाजित विभाजित है। एक तो हो गया बुर्जुआजी, ये इन्हीं का लिखा हुआ शब्द है, बुर्जुआबाजी। दूसरा है प्रोलिटरेट, यानी जो बुर्जुआबाजी यानी पूंजीपाती लोग, सर्वहारा वर्ग, ये सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। कौन करते हैं? ये पूंजीवादी लोग, क्योंकि सर्वहारा वर्ग काम करते हैं और काम करके पूंजीवादियों का जो है तिजोरी भरते हैं, और इनके लिए इन्हें आपस में कुछ बचता नहीं है, बल्कि ये प्रोलिटरेट वर्ग हमेशा शोषित होने के लिए ही हैं, और इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था बहुत खराब है। फिर आगे कहते हैं कि ये समाज मालिक मजदूर, ये कैपिटलिस्ट और ये वर्कर, इसमें विभाजित है। और हमें समाज को इस तरीके से देखने की बात है। ये हमेशा बात बात पर इकोनॉमी की बात करते हैं, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक भी कहा जाता है, यानी आर्थिक नियतिवाद जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने अर्थ को इस तरीके से देखा। ये आगे दास कैपिटल नाम की किताब भी लिखी है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखे हैं, और ये जो दास कैपिटल लिखी है ये बहुत फेमस हुआ। इन्होंने बताया, इसी में उन्होंने वर्ग विभाजन की बात कही, कैसे सर्वहारा वर्ग शोषित होता है बुर्जुआबाजी से, पूंजीवादी व्यवस्था से। इन्होंने इसको बताया, और ये इसके सॉल्यूशन बताते हुए बहुत रेडिकल हो जाते हैं, बहुत क्रांतिकारी विचार रखते हैं। ये बोलते हैं कि भाई ये जो लोग वर्कर हैं, जो सर्वहारा वर्ग हैं, वे एक ना एक दिन मध्यम वर्ग बनेंगे, वो एक ना एक दिन मिडिल क्लास में आएंगे, और मिडिल क्लास में आएंगे तो इनके अंदर वर्ग चेतना आएगी, ये वर्ग के प्रति अपनी कॉन्शियसनेस को जगाएंगे, और वही लोग मिलकर, सारे वर्कर मिलकर इकट्ठा हो जाएंगे और जो पूंजीवादियों का विनाश कर देंगे। और ये पूंजीवादियों के विनाश में ये विश्वास भी रखते थे। इनके कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए और देश में सिर्फ कम्युनिज्म होना चाहिए, यानी साम्यवाद होना चाहिए। सिर्फ ये समानता लाने से नहीं होगा, इनके चाहते हैं कि समता हो जाए, सब कोई भी ऊंच नीच ना हो और सारे को संपत्तियों का समान बंटवारा हो जाए। ये इसका आह्वान करते हुए ये इनका बहुत फेमस डायलॉग था कि भाई ये दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यूनाइट ऑल द फेलो सिटीजन ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, बिकॉज आप एक हो जाएंगे, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। ये इस तरीके से आह्वान करते हैं तो लोग डर जाए। भाई ये एक ऐसे नेता हैं जो बहुत उग्रवादी विचार रख रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कहीं और पूंजीवादी पर हमला ना हो जाए। इसके चलते ये उदारवादी, अब भी जो भी मार्क्सवादी होता है वो उदारवादी उसके प्रति बहुत संदेह का भाव रखते हैं कि भाई ये मार्क्सिस्ट है, बहुत क्रांतिकारी विचार करेगा, कहीं लोगों को इकट्ठा करके हमारे ऊपर हमला ना बोल दे। इसको लेकर बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ये कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ये इस बात को कभी भी जीवन में लागू नहीं कर पाए। ये इनके बारे में मैं और थोड़ा पर्दा खोल दूं कि भाई ये जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इनकी ये रेडिकल विचारधारा के चलते इन्हें जर्मनी में नहीं रहने दिया गया। वहाँ के शासक इसको भगा दिए और ये भागते भागते लंदन चल गया, वहीं आगे की पढ़ाई करने लगा और ये उन्होंने किताब बहुत सारे वहाँ पे लिख दिए, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट इसका कार्य में लागू नहीं हो सका, लेकिन इनकी विचारधारा अभी चलती है। तो इसको लागू करने के लिए इसके शिष्य आते हैं अभी लेनिन। बाद में इन विचारधारा को लेनिनवादी भी कहा जाने लगा, तो हम लोग मिला के बोल देते हैं कि मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा। ये रसिया के नेतृत्व में आए, ये रसिया में बहुत फेमस नेता हुए। इन्होंने मार्क्स के बातों को अपने हिसाब से लागू किया। ये कहा कि भाई ये जो मार्क्स थे वो कहते थे कि ये क्रांति हो जाएगी, वर्ग चेतना आ जाएगी मध्यम वर्ग में, तो लेकिन इनका मानना है कि वर्ग चेतना अपने नहीं आएगी। इसके लिए हमें लोगों को जगाना होगा और जगाने के लिए बुद्धिजीवियों का एक पार्टी बनाना होगा। और इनका कहना था कि क्रांति आती नहीं है, क्रांति लाई जाती है, और इसके चलते ये मानते हैं कि एक पार्टी बनेगी और वो पार्टी लोगों को घूम घूम कर
वो पार्टी लोगों को घूम घूम कर जागृत करेगी और इसके संबंध में वर्ग चेतना जगाएगी, और वो लोग जाकर कैपिटलिस्ट को ये कैपिटलिस्ट पर हमला करेंगे और उसका सत्ता को विनाश करेंगे। ये इनका लेनिनवादी का कहना है। और जो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो भी यही लगभग रसिया के कम्युनिस्ट पार्टी से ही प्रेरित हैं, और ये काफ़ी हद तक ये अपने इरादे पर सफल भी हुए। इन्होंने रसियन रिवॉल्यूशन यानी 1917 की जो क्रांति थी, अक्टूबर 1917 की क्रांति, आपको थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ ये विश्व इतिहास की बात यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी मौका मिला तो शायद बताऊँ, यहाँ खोलना उतना पॉसिबल नहीं है। तो ये विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे 1917 की क्रांति, साम्यवादी क्रांति भी इसे कहते हैं। ये रसिया में बहुत फेमस रहा, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार भी बना, और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ चलती रही, बहुत हद तक चलती रही। ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पूरा दुनिया में आ जाएगा, कि दुनिया में साम्यवादी आ जाएगा, और इनका इरादा भी कुछ ऐसे ही था। ये फिर आगे, हाँ, लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी जो रेडिकल विचारधारा की, इसी के चलते इसको हम लोग रेडिकलिस्ट भी कह देते हैं, कि ये भाई ये रेडिकलिस्ट मतलब होगा कि ये बहुत आमूलचूल क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं। तो इन्होंने सिर्फ सोशलिज्म की बात नहीं की, बल्कि इनका कहना था कि कम्युनिज्म आ जाएगा, और कम्युनिस्ट का अर्थ है कि साम्यता, यानी सभी को बराबर भाग में हम लोग को बांट कर देखना चाहिए, सभी के लिए संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए। और ये मार्क्सवादी की स्टीम भाषा थी। इनका कहना था कि सरकार नहीं होगी, क्योंकि सरकार लोग खुद में कंट्रोल करेंगे, खुद ही अपना सरकार होगी और खुद ही नियंत्रण होगी। इनका बहुत फेमस कथन है कि आप ऐसी स्वतंत्रता होगी साम्यवादी में कि आप सुबह को मछली मारिए, दोपहर को आप प्रोफेसर बनिए, आप लोगों को पढ़ाइए, और शाम को आप शाम को आप अपना काम करिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर इंजन करेगा। तो ये स्वतंत्रता की बात करती है। इनके अंदर इतना स्वतंत्रता होगा, ऐसे राज्य की ये कल्पना करते हैं, तो इसलिए इसे कल्पनावादी भी कहा जाता है। और ये इनकी विचारधारा बहुत रोमांटिक थी, इसलिए इनकी विचारधारा को रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। तो ये मार्क्सवादी की विचारधारा है, और ये काफ़ी हद तक, ये जो लेनिन है वो काफ़ी हद तक इस बात को 1917 में लागू कर देते हैं, और यहाँ लोगों की एक सरकार बन जाती है। लेकिन वो पार्टी एक कम्युनिज्म बने, लोगों की सरकार ना होकर वहाँ एक पार्टी की सरकार बन गई, और वो सर्वहारा वर्ग का डिक्टेटरशिप लग गया, यानी सर्वहारा वर्ग का वहाँ तानाशाही चलने लगा, और ये साम्यवादी वहाँ चलती रही। लेकिन इसमें ट्रेजेडी तब हो गई कि ये 1991 में, आप सुने होंगे, 1991 में जो यूएसएसआर, ये जो सोवियत संघ है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत संघ जो रसिया में बनी थी, वो अब 1991 की बात आ गई है, और वो टूट कर अब बिखर गई है। अब वो यूएसएसआर नहीं रहा, ये इसके अलग अलग पार्ट बन गए, और ये जो मार्क्सवादियों का दुनिया में साम्यवादी फैलाने की जो विचारधारा थी, और वो धरी की धरी रह गई। और ये इनकी विचारधारा और ये मार्क्सवादियों का दिल एकदम टूट गया। और दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जब आप माझी द माउंटेन मैन फिल्म देखते होंगे, तो इन मार्क्सवादियों का दिल 1991 में ऐसे टूटा जैसे माझी द माउंटेन में फगुनिया के पहाड़ों से गिरकर टूटने से हो जाता है। खैर, मैं इसको मैप में आपको दिखा देता हूँ कि ये मैप में ये एशियन पॉलिटिकल मैप है, और इसमें यूएसएसआर का कौन सा, ये आप अभी रसिया देख रहे होंगे। ये जो रसिया, उसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उनका यूएसएसआर के अंतर्गत आता था। ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब यूएसएसआर की पार्ट हुआ करती थी उस टाइम। इसको हम लोग जो मिडिल एशिया भी कह सकते हैं। तो ये जो एशिया का पार्ट था यूएसएसआर के अंतर्गत आता है, लेकिन आजकल ये टूट गया है।
और ये मैं कोई कोई कहता है कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप क्या है, आप अपने मैप में देखते होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पॉलिटिकल मैप मतलब ये सीमा रेखाओं से होती है। सीमा रेखाएं जिसकी होंगी, ये देखिए कि बॉर्डर होंगे। लेकिन आपको जब फिजिकल मैप देखेंगे तो वहाँ नदी, पहाड़, पर्वत, है ना, ये उनके बाकी लेक, है ना, झील, कोई चैनल है, कोई स्टेट है, गुल्फ है, बे है, ये सारी वहाँ दिखाई देंगी। लेकिन ये पॉलिटिकल मैप में सीमा रेखाएं होती हैं। इसको आगे में बढ़ जाता हूँ। और फेमिनिज्म की बात आ जाती है। ये नारीवादी लोग, नारीवादी विचारधारा, ये बहुत पुरानी तो नहीं है, नई ही है, लेकिन ये नारीवादी लोग कहते हैं कि नारियों को उचित सम्मान नहीं दिया गया है, उनके राइट्स को रोका जा रहा है, और उनको राइट्स अभी मिलने चाहिए। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता तो नारियों को पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि वही तो समाज पुराने सदियों से शोषित होते आ रहे हैं, और उनको अभी तक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल नहीं पाई है। वो चाहते हैं कि नारियों को ये टोका टोकी ना किया जाए। भाई, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो पहनिए, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए, जो आप सीखना चाहते हैं वो आप सीखिए। और इनका ये मैंने यहाँ फ़ोटो जो दिया है, ये साइमन दी बुआ है, बहुत फेमस राइटर हैं, नारीवादी के सपोर्ट में लिखते रहती हैं। ये साइमन द बुआ कहती हैं कि भाई जो पर्सनल है वही पॉलिटिकल है, यानी जो व्यक्तिगत है वही स्वतंत्रता है। जो आप पति पत्नी जब आपस में झगड़ा लगते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा निजी मामला है, तो ये निजी मामला नहीं है, यही तो राजनीति है, यही तो लोग पितृसत्तात्मक समाज है जो जकड़ कर रखा है, जो महिलाओं को शोषित करते रहता है। इनका कहना है कि ऐसी प्रथाओं को हमें तोड़ना होगा, हमें ये पत्नियों को ये जो कमरे में बंद है उन्हें बाहर निकालना होगा, और उनको भी समाज में बराबरी का हक दिलाना होगा। और हम हो चाहे आप हो, इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं कि भाई इस इतिहास की संरचना में, इतिहास की सृष्टि में नारीवादियों का उतना ही योगदान है, यानी ये जो महिलाएं हैं उनका उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। और ये कहते हैं ना कि यूपीएससी में एक सवाल भी आया था कि भाई कोई भी जो बेटी होती है वो तो पैदा तो होती है महिला, लेकिन उसे बाद में बनाया जाता है, ये समाज उसे औरत बनाता है। कहने का तो हम लोग उनको वैसे जंजीरों में जकड़ कर महिला को आज़ाद नहीं होने देते हैं और बना देते हैं औरत, ये उनका कहना था। ये नारीवादी बहुत एक्सट्रीम भाषा थी, और अभी भी चल रही है, और ये आगे चलकर बहुत दो दो तीन तीन भागों में विभाजित हो गई कि भाई अफ्रीकन वाले वे अपना अपना ब्लैक फेमिनिज्म चलाने लगे, और यूरोप वाले वाइट फेमिनिज्म चलाने लगे। तो ये आपस का इनका विवाद है, तो हम लोग उसके नहीं जाएंगे। बहुत है तो बहुत कुछ, लेकिन सारे को पॉसिबल यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मोटा मोटी बात को बताते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। अभी आएगा भाई ये बहुसंस्कृतिवाद। ये बहुसंस्कृतिवाद वाले लोग कौन होते हैं? ये विभिन्न जो धर्म हैं, विभिन्न जाति होंगी, विभिन्न कास्ट होंगी, विभिन्न एथनिसिटी होंगी, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि एक सामूहिक संस्कृति हो, और लोगों की जो वास्तविकता है उसको हमें मानना पड़ेगा। तो ये बहुसंस्कृतिवाद लोग हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप हाल ही में एक जजमेंट जो सितंबर 2018 में आया था, ये जो राइट टू लाइफ को लेकर आया था कि भाई जो जीवन के अधिकार में ये आईपीसी 367, यानी ये जो एलजीबीटीक्यू समुदाय थी, ये एलजीबीटीक्यू समुदाय के सपोर्ट में एक आया था कि ये 370 को हटाया गया, उसे असंवैधानिक करार दिया गया आईपीसी के सेक्शन का। तो ये मल्टी कल्चरलिज्म का ही उदाहरण है। एलजीबीटीक्यू के बारे में आप सुने होंगे कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय की है। ये एल फॉर ये लेस्बियन, इधर गे, बाइसेक्सुअल, और ये ट्रांसजेंडर, और ये क्वीर है ना। और हाल ही में एक यहाँ एक कोस्टारिका का एक हाल ही में एक न्यूज़ भी आया है कि भाई वहाँ 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 होमो मैरिज को एक्सेप्ट किया गया है हाल ही में। तो ये कल्चरलिज्म का बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद। और मैं कल जब शुरू करूँगा तो यहाँ राष्ट्रवाद से शुरू करूँगा, तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं बात को आज यहीं रोकता हूँ। तो कल जब मैं आऊँगा तो ये नेशनलिज्म, यानी इस नेशनलिज्म से बात को अपना आगे बढ़ाऊँगा। तो आप याद रखिएगा, हमने आज तक कवर क्या क्या कर लिया है। लिबरलिज्म बता दिया है मैंने आपको सोशलिज्म बता दिया है, मार्क्सवाद बता दिया है, लेनिनवाद बता दिया है,
और कम्युनिज्म भी बता दिया है। उसके बाद मैंने फेमिनिज्म भी बता दिया है और मल्टीकल्चरलिज्म भी बता दिया है। अब मैं नेशनलिज्म को कवर करूँगा, फिर सीधे संविधान में आगे बढ़ के कूद जाऊँगा। तो दोस्तों यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही देखते रहिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।